नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ेंगे वो है राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीवों के बारे में। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं पहले दे दूं आपको कि इसमें जो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 का जो आया है, 2020-21 का, वापस से सुन लीजिए, 2020-21 का प्रशासनिक प्रतिवेदन जो है उसके अकॉर्डिंग आंकड़े हैं। उसके बाद अगर कहीं पर कुछ नवीन घटनाक्रम हुआ है या कुछ करंट जुड़ा है तो वो अपने स्तर पर आप जोड़ लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या इस प्रतिवेदन के आधार पर 3 है, ठीक है, वर्तमान में 3 ही है। अभ्यारण्यों की संख्या 27 है। यह आंकड़ा आप किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21। मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि कल अगर करंट में कुछ जुड़ता है या आज जुड़ चुका है, ठीक है ना, ये काफ़ी विवादित स्थिति है। जब नेट पे डालते हैं तो 5 बता रहे हैं और काफ़ी विद्यार्थी भी मेरे को कमेंट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा? प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 की। अब आप इसे क्या मानते हैं, सही गलत, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है ना। वैसे जहां तक मेरा मानना है कि सरकारी आंकड़ों पे हमें विश्वास कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। अब कितने हैं, नेट वाले 5 बता रहे हैं, नेट वाले कौन है क्या है, उन पर सर्च करना, एक बार आप मालूम पड़ जाएगा। गूगल पे सारी चीज़ें सही नहीं होती, उनको एक बार थोड़ा सा देखिए, आप भी कोशिश करना, देखना। अगर आपको वास्तव में पूरे ऑथेंटिक मिलते हैं तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर डाल करके देना, ठीक है ना। क्योंकि मैं कल से बहुत इस पेपर देखा है, मैंने काफ़ी रिसर्च की है और जहाँ तक मैं रिसर्च पे पहुँचा तो वो यही मिला कि ये ही अपने को सही मानना है, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हम सबसे पहले बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यानों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पहला बोला है मैंने, मतलब ये कि पहले ये स्थापित हुआ था, सवाई माधोपुर में है, सबको मालूम होगा। अब बात इसकी जो ये है कि सबसे छोटी बाघ अभ्यारण्य है ये। सबसे छोटा क्या है ये? बाघ अभ्यारण्य। और भारतीय बाघों का घर है, सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है और इसमें भारतीय बाघ जो है उनका घर इसे कहा जाता है। फिर हम बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, क्या सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा, कहाँ का? राजस्थान का। दोनों बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा, तब तो आप बताओगे बाघ अभ्यारण्य। अभ्यारण्य पूछे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों चीजें आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें। 282.03 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया पड़ता है। राज्य की प्रथम बाघ परियोजना भी यहीं से शुरू हुई थी, और जो कि बाघ परियोजना क्या है, राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है और राष्ट्रीय उद्यान में ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 282.3 वर्ग किलोमीटर। अब हम चलते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो आंकड़े सन के रूप में अपने याद रखने वो कौन से हैं। 1955 में ये अभ्यारण्य बना, 1974 में टाइगर रिजर्व, और 1980 के अंदर राज्य की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये स्थापित हुआ। अब इन तीनों को हमें याद भी रखना है। तो 55 यानी इसका शुरुआती बचपन, 55 यानी बचपन, बचपन किस रूप में आया? राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। किसका? रणथंभौर का, ठीक। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। गणेश जी से शुरुआत करते हैं, रणथंभौर में गणेश जी हैं तो पहला यहीं से मानना है, ठीक है ना। कहाँ से? रणथंभौर से। और बचपन में ये अभ्यारण्य था। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब चारों तरफ जब घूमने लगा तो ये क्या बन गया? चौतरफा। चौतरफा यानी 74, ठीक है, चौतरफा घूमने लगा, यानी 74 में ये क्या बन गया? टाइगर रिजर्व। फिर बात आई कि जब ये चारों तरफ घूम गा करके और हंसने लगा, ठीक है ना, और ज़्यादा खिलखिलाने लग गया, तब जाकर के 1 नवंबर 1980 को इसे क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। तीनों चीज़ें याद रखी होंगी, बचपन, फिर चारों तरफ, और फिर खिलखिलाना यानी हंसना, ठीक। तो 55 में अभ्यारण्य, 74 में टाइगर रिजर्व और 80 के अंदर राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बन गया। तीनों चीजें क्लियर हैं, 55, 74, 80। अब हम चलते हैं इसके अंदर, जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं। दुर्लभ काला गरुड़। गरुड़ जो है वो कैसा? दुर्लभ है। जो काला गरुड़ है, मतलब ऐसा मिलता नहीं है धरती पर आसानी से, तो वो काला गरुड़ ऐसा जो दुर्लभ है। रेटेड तीतर, एक तीतर मिलता है जो रेटेड है। फिर जोगी महल, ये प्रश्न पूछा गया है। जोगी महल किस अभ्यारण्य में है? रणथंभौर में। गणेश जी जो है ना वो भगवान शिव के परिवार से हैं और वहाँ पर योगी भी रहते हैं। शिव के पुजारी जो होते हैं योगी भी होते हैं। तो जोगी महल वहाँ पर ही है। कहाँ? जहाँ गणेश जी हैं। कौन? त्रिनेत्र गणेश जी, वहीं पर
जोगी है। क्लियर है। फिर पदम तलाई, ये वहां पर एक तालाब है पदम तलाई के नाम से, यहाँ की सबसे बड़ी झील है ये पदम तलाई। क्या है वो? रणथंबोर की, जो गणेश जी वाला रणथंबोर, ठीक, गणेश जी यही नहाने जाते हैं पदम तलाई में, ऐसे आप ध्यान रखना, पदम तलाई में। यहाँ सबसे बड़ी क्या है? ये झील है। राजस्थान में बाघ परियोजना के जन्मदाता या टाइगर मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कैलाश सांखला। अब ये सारा गणेश जी जुड़ा हुआ है, तो फिर भगवान शिव का कैलाश तो आने आना है, तो कैलाश सांखला का इसी अभ्यारण्य से ज्यादा संबंध रहा, इसलिए इन्हीं बाघ परियोजनाओं के जन्मदाता और टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। ये विशेष रूप से कहाँ के थे? लेकिन ये ध्यान रखना, कैलाश सांखला कहाँ के थे? जोधपुर के निवासी थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपन दूसरी चीज पे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी अभ्यारण्य। ये मामला सारा पक्षियों का है, ठीक है ना, घने पक्षी, खूब सारे पक्षी। और केवलादेव, केवलादेव भी शिव को ही कहते हैं, ठीक है ना, तो शिव के पास पक्षी भी रहते हैं, ठीक। तो एक तो शिव का, ये गणेश जी का मामला था, ये शिव जी का मामला है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये गणेश जी का और ये शिव जी का। कैसे? केवलादेव किसे कहते हैं? शिव मंदिर है यहाँ पर, इस अभ्यारण्य के मध्य में क्या है? शिव मंदिर, इसलिए इसे केवलादेव कहते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये, पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण, दिल्ली आगरा और जयपुर का जो त्रिकोण है, ठीक, उस त्रिकोण के ऊपर यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के ऊपर ये स्थित है और भरतपुर के अंदर ये स्थित है। ये सबको मालूम है भरतपुर वाला। थोड़ा सा ये देख लेना कि सुनहरे त्रिकोण कौन सा है? दिल्ली, आगरा और जयपुर, और उस सुनहरे त्रिकोण के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 जो है उसके ऊपर ये स्थित है। भरतपुर की हम जब बात करते हैं तो राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वार के नाम से भरतपुर जाना जाता है, वहां पर ये केवलादेव अभ्यारण्य स्थित है। गंभीरी और बाणगंगा नदी के संगम पर केवलादेव अभ्यारण्य स्थित है, दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। इसके निर्माण की बात करें किसके? केवलादेव। तो कैसे केवलादेव, कैसे? किशन सिंह, ये ध्यान रखना। किशन सिंह जो कि केवलादेव अभ्यारण्य के निर्माता थे, और वहां उनको प्रेरणा कहां से मिली? वो प्रेरणा मिलती है उन्हें स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर। स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर, यानी स्विट्जरलैंड घूमने गए, वहां झीलें देखी और उनके आधार पर उन्होंने, किशन सिंह ने केवलादेव, कैसे किशन सिंह, कैसे केवलादेव अभ्यारण्य की स्थापना की। 1956 में पक्षी अभ्यारण्य, 26 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान और 1985 को इनको यानी इस अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। तीनों सनों को ध्यान से देखना, 56, 81, 85, ठीक। अब देखो थोड़ा पीछे आओ। 55 में मैंने क्या बताया था? रणथंबोर अभ्यारण्य की बात की थी मैंने, कब? 55 में। इसके अगले साल 56 में केवलादेव को क्या बना दिया गया? पक्षी अभ्यारण्य, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगली बात 81, यहाँ आओ, ये 1 नवंबर 1980 को क्या बनाया गया था? इसे राष्ट्रीय उद्यान। इससे अगले साल यानी 26 अगस्त 1981 को इसको क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, तारीख जरूर याद करना, ये नवंबर में था, ठीक। कौन सा? रणथंबोर, रणथंबोर वाले गणेश जी, और गणेश जी रोज कपड़े क्या पहनते हैं? नए, तो नवंबर याद रख लेना, ठीक, नवंबर 1980। और ये हैं शिवजी, और शिवजी जो हैं वो बरसात के दिनों से मतलब खुश रहते हैं, राजी रहते हैं, ठीक। तो वो क्या? 26 अगस्त, क्योंकि अगस्त के महीने में क्या होती है? बरसात, तो उससे ध्यान रखना कि ये अगस्त 1981 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान बना था। कौन सा? शिवजी वाला, शिवजी यानी केवलादेव, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान 26 अगस्त को बना और ये 1 नवंबर 1980 को बना। कौन सा बना? रणथंबोर। दोनों क्लियर हैं। आगे चलते अपन। 1985 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब बात आती है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसको याद रखने के लिए 81 के बाद जो राउंडिंग यानी पूरी लाइन होती है ना, 1 से लेकर के और 10 तक, उसके बीच का मिड एरिया कौन सा होता है? 5 वाला होता है। तो इसलिए 85 याद रखना कि बीच वाले हिस्से यानी 85 के अंदर, 80 तो चलो गई, 81 तो 81 चलते समय बीच में रुक जाना एक बार। तो बीच में कहाँ रुकोगे? 85 पर, और वहाँ क्या दे देना? इसको प्राकृतिक धरोहर सूची के रूप में शामिल कर देना। किसने किया था? यूनेस्को को, ठीक है ना, यूनेस्को ने किया था। किसे? केवलादेव अभ्यारण्य को। क्लियर हो चुका होगा, तीनों सन याद हो चुकी होंगी। अब चलते अपन मध्य में केवलादेव, मैंने बताया था शिवजी का मंदिर है बीच के अंदर। पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? पक्षी अभ्यारण्य नाम है इसका, तो निश्चित रूप से पक्षी की विविधता और खूब सारे पक्षी यहाँ पाए जाएंगे। दूसरी बात, एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली, मतलब पूरे एशिया में से सारे पक्षी यहाँ आकर के अपने परिवार की वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। पक्षी
प्रजनन स्थली, ठीक है ना, परिवार बढ़ाना, परिवार बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका निर्माण अगर यहाँ करें तो इससे बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पक्षियों का स्वर्ग, क्योंकि पक्षी यहाँ आते हैं और यहीं पर उनको जब परिवार बसाने की सबसे श्रेष्ठ और उत्तम जगह मिलती है तो स्वर्ग ही हो गया, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। एंचा घास, सर्वाधिक पक्षी मरते हैं कहाँ पर, एंचा घास में फंस के, यहाँ एंचा घास में खाने के लिए जाते हैं, अब उड़ा नहीं जाता, वो इतनी लंबी घास होती है कि उसमें उड़ते हैं, फिर फंस करके फिर गिर जाते हैं, तो एक घास ही खा जाती है वहाँ पे ज़्यादातर, क्या, किसको, पक्षियों को, ऐसा कहा जाता है। तो एंचा घास, सर्वाधिक पक्षी इसके अंदर फंस करके ही मर जाते हैं। एंचा घास याद रखना, कहाँ पर है ये, जब घास कहाँ होगी, जब पक्षी होंगे, जहाँ पक्षी मर रहे हैं, अब तो याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइबेरियन सारस, अब देखो ये पक्षी अभ्यारण्य है और सारस क्या है, पक्षी की बात हो रही है। अब देखो इधर आओ, इधर मैंने क्या बताया था, दुर्लभ काला गरुड़ और तीतर, ये दोनों भी क्या है, पक्षी के रूप में है, लेकिन इनका और उनका अंतर अच्छे से ध्यान रखना, ये दोनों अच्छे याद रखना, काला गरुड़ और रेटेड तीतर। तीतर और गरुड़ कहाँ पर स्थित है, रणथंबोर में, ठीक। अब आओ यहाँ पक्षियों के इसमें बता रहे थे अपन, एक तो सारस, तो पक्षियों में सबसे इंपॉर्टेंट सारस विदेशों से आते हैं यहाँ पर, साइबेरियन सारस, तो वो यहाँ आकर के रहते हैं। तो कहने का मतलब मैंने क्या कहा, पूरे एशिया की प्रजनन स्थली है, तो साइबेरिया वाले तो यहीं आ गए, तो इसका मतलब कि ये साइबेरियन सारस का इससे जुड़ाव हो गया। दूसरा, लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते, ठीक, लाल गर्दन वाले क्या हैं, ये तोते कहाँ पर स्थित है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में। मतलब पक्षियों के पास में दो पक्षी स्पेशल थे, एक तो पक्षी तो खूब थे लेकिन दो महत्वपूर्ण थे, कौन से, एक तो लाल गर्दन वाला दुर्लभ तोता, गर्दन लाल है जिसकी, ऐसा तोता, और दूसरा साइबेरियन सारस। देखो मैं क्यों जोर दे रहा हूँ उस बात पर, क्योंकि यहाँ भी पक्षी और यहाँ भी पक्षी, और बच्चे कन्फ्यूजन यही करके और गलत कर देते हैं। इसको आपको ध्यान रखना इस तरह से कि गणेश जी के पास कौन आया, गरुड़ आया, ठीक है, कौन सा, विष्णु जी वाला, और दूसरा तीतर, ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब गणेश जी के पास गति है, गए यानी गरुड़ और ती यानी तीतर, ठीक है ना, गति है, चाहे वो शरीर में भारी होंगे लेकिन है पूरी की पूरी गति, किसमें, गणेश जी में, ये ध्यान रखना, गणेश जी में गति, तो दोनों याद जाएंगे। सारस और तोते ये यहाँ को केवलादेव में पाए जाते हैं। राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला, वन्य जीवों की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये भी ध्यान रखना, केवलादेव, शिव जी के पास। केवलादेव कौन है, शिव है, उनके पास बैठ करके ही पक्षियों पर क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। किस पर बैठ, किसके पास बैठ करके, शिव जी के पास। और शिव जी के पास कौन कौन आ रखा है, सारस और तोता भी शिव जी के, एक साइड में सारस बैठा है और एक साइड में शिव जी कौन बैठा हुआ है, तोता। ये ऐसे ध्यान में रख लेना। विश्व के 10 शीर्ष अभ्यारण्यों में ये अभ्यारण्य शामिल है, कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मेरे हिसाब से लगभग चीज़ें याद हुई होंगी और कोशिश करिएगा इसको एक बार वापस देखने की, जिससे अच्छे से स्थायी हो जाए। अब चलते हैं अपन आगे। अब हम देख लेते हैं तीसरा उद्यान, और तीसरा उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो है दर्रा या मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा या मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान की हम जब बात करें तो ये सबसे पहले एक अभयारण्य रहा होगा, सीधा तो नहीं बना। तो सबसे पहले जब ये अभयारण्य था तब राज्य का दूसरा बड़ा अभयारण्य था। आज भी अगर अभयारण्य के रूप में देखें इसे तो ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। 199.5 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसके अंदर अभयारण्य के रूप में है। लेकिन जैसे ही हम इसे राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में देखते हैं, तब हम बात करें तो इसमें टाइगर रिजर्व होते ही इसमें 4 जिले इसके अंदर काउंट हो जाते हैं, यानी एरिया बढ़ जाता है। पहले एरिया छोटा था, पहले कैसा एरिया था, कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। कोटा और चित्तौड़गढ़ मुख्य रूप से है इसमें। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी देखें तो इसमें कोटा और चित्तौड़गढ़ मुख्य रूप से, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा झालावाड़ का इसमें काउंट होता है। लेकिन जैसे ही ये टाइगर रिजर्व बनता है तो इसमें बूंदी भी काउंट हो जाता है और कुल क्षेत्रफल हो जाता है फिर इसका 759 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे करके इसका विस्तार होता जाता है और इसमें जिलों की संख्या भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। अब हम बात करें इसके अंदर कि इसके अलग अलग समय पर अलग अलग नाम भी हुए, राजनीतिक प्रभाव इस पर ज़्यादा ही पड़ा। अब कैसे, 2003 के अंदर राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना गया, फिर 326, ठीक है ना, 2006 में मुकुंदरा हिल्स पार्क के नाम से इसे केंद्र सरकार को प्रस्तावित किया गया। इसे मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान हम बोलते हैं, बाकी केंद्र सरकार ने उस समय भी इस नाम को क्या कर दिया था, कैंसिल। वैसे ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है, इसलिए इसे जो है मुकुंदरा हिल्स के नाम से प्रस्तावित किया गया था। कब, 2006 में। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया तो फिर ये क्या रह गया,
दर्रा ही रह गया। फिर उसके बाद में बात आई 9 जनवरी 2012 को, तो 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और जैसे ही हम बात करें तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना हुई, तो वो कब हुई? 12 में, 2012 में। याद रखने का एक तरीका और आप ले सकते हैं, 1 और 2, 3, तो तीसरा क्या बन गया ये राष्ट्रीय उद्यान? कौन बना? दर्रा। उसके बाद अगले साल यानी 9 अप्रैल 2013 को, यानी 12 के बाद 13 को, ये क्या बना दिया गया? तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया। मतलब पहले ये राष्ट्रीय उद्यान बनता है, उसके बाद ये टाइगर रिजर्व बनता है। और यही बात मैंने वहाँ समझाई आपको कि पहले ये कोटा चित्तौड़गढ़ झालावाड़ का क्षेत्र ही था, विशेष रूप से कोटा चित्तौड़गढ़ का। आज भी जब आप इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पढ़ेंगे तो कोटा और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र इसमें बताया जाता है। फिर उसके बाद कुछ क्षेत्र इसमें था, क्योंकि देखिए ये क्या होते हैं, मैं एक बार और क्लियर कर दूँ आपको। ये राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए जाते हैं ये भौगोलिक एरिया के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इनमें फिर 1-1 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर का ये नहीं दिखा था कि दूसरे जिले में गया कि नहीं गया। तो इसमें वो ज़्यादा आप जो है वो चीज़ें ध्यान में न रखें। इसमें इतना समझें कि शुरुआती कंडीशन के अंदर जब बात करें तो कोटा चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र ज़्यादा था, झालावाड़ का थोड़ा सा था। लेकिन जैसे ही इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया, बूंदी जिला भी इसमें शामिल कर दिया और अब 4 जिले हैं इसमें टाइगर रिजर्व के रूप में, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बूंदी। याद रखने का तरीका, कोचिंग के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, तो कोचिंग गैस से कुछ चालू नहीं होता राजस्थान में, इसलिए कोचिंग वाला याद रख लेना। कब? जब ये राष्ट्रीय उद्यान रहे। और फिर जैसे ही नेशनल ये टाइगर रिजर्व बने तब इसके अंदर बूजा और आ जाएगी, ठीक है ना। कोचिंग के अंदर प्रवेश किया कि नहीं किया, इस बात के लिए उसे बूजा, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं अपन इसमें कि यहाँ से हम देखें कि इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो गागरोनी हीरामणि तोता, गागरोनी या हीरामणि तोता जो है वो यहाँ पाया जाता है। हिंदुओं का आकाशलोचन इसे कहा जाता है। किसको? गागरोनी या हीरामणि तोते को, ठीक है ना। ये तोता है विशेष प्रकृति का, जो यहीं गागरोन के दुर्ग के आसपास के एरिया में पाया जाता है। और चूंकि ये भी कहाँ पाया जाता है? गागरोन दुर्ग के पास ही दर्रा नेशनल पार्क स्थित है, तो ये गागरोनी या हीरामणि तोता जो है वो यहाँ पाया जाता है। फिर इसे क्या कहा जाता है? हिंदुओं का आकाशलोचन के नाम से इसे जाना जाता है। हम बात करें, इसके अंदर एक महल भी है, अबली मिणी का महल। अबली मिणी महल को राज्य का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ये राज्य का क्या कहा जाता है? दूसरा ताजमहल कहा जाता है। फिर हम देखें गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर और सर्वाधिक घड़ियाल व सारस, वो यहाँ पर स्थित है। पहले हम जाने कि गुप्तकालीन हूण मंदिर, ये याद रखना भाई, गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर। कौन सा मंदिर? शिव का मंदिर। ज़्यादातर अभ्यारण्यों में आपको शिव के मंदिर मिलेंगे। जैसे मैंने केवलादेव के मध्य में बताया, शिव जी थे वहाँ तो पूरी तरह से शिव जी का ही वास है, केवलादेव हम। और यहाँ हम बात करें तो ये हूणकालीन शिव मंदिर है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? दर्रे में। एक दर्रा है, उसे ऐसे याद रखना। और दर्रे के अंदर कौन बैठे हुए हैं? शिव बैठे हैं, हूणकालीन, ठीक है। गुप्तकालीन और हूणों के, यानी हूण शासकों ने स्थापित करवाया। और किस काल में? गुप्त काल में। सर्वाधिक घड़ियाल और सारस, सर्वाधिक घड़ियाल यहाँ पर पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर चंबल अभ्यारण्य भी स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर छोटे छोटे 3 अभ्यारण्यों का और जो है ये इसी के अंदर समाहित है। कौन कौन से? पहले ये समझ लो। दर्रा अभ्यारण्य के रूप में है, वो इसमें है ही है। जैसे मैंने बताया था 199 वर्ग किलोमीटर का एरिया वो इसी में है। फिर चंबल अभ्यारण्य भी इसी में है और जसवंत सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी के अंदर स्थित है। तो 3 अभ्यारण्य इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पड़ते हैं। कौन कौन से? दर्रा, चंबल, जसवंत सागर। ठीक, याद रखने का तरीका कि जसवंत यानी जस बढ़ गया कहाँ पर? चंबल नदी के पास गए तब जस बढ़ा। किसका? दर्रे का। ये दर्रे में से अगर चंबल नहीं बहती ना तो उसका जस नहीं बढ़ता। तो ऐसे ध्यान रखना, चंबल का जस बढ़ा दर्रे में बहने के कारण। और ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा नेशनल पार्क में स्थित है। तीनों अभ्यारण्य हैं। अब यहाँ मैंने जो बात बताई कि चंबल नदी है ना, चंबल अभ्यारण्य, इसमें सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल अभ्यारण्य में। और चूंकि ये अभ्यारण्य किस में पड़ता है? इस राष्ट्रीय उद्यान में। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक घड़ियाल है, तो उत्तर आएगा आपका दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक है, तो उत्तर क्या बताओगे आप? चंबल के अंदर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल अभ्यारण्य में, क्योंकि ये चंबल नदी पर ही बना हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से देखा जाए तो चंबल नदी के लिए ही बनाया गया है। और इसमें केवल और केवल सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं?
घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रीय उद्यान का कंसेप्ट, ये मैंने यहाँ क्लियर करवाया है। अब हम बात करेंगे अभयारण्य के बारे में। तो कल से जो है वो अभयारण्य की चर्चा ज्योग्राफी में शुरू हो जाएगी, और आज ही जो है हिस्ट्री और कल्चर के वीडियो एक एक आज से ही शुरू हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।